चार्जिंग सेक्शन क्या बोलता है चार्जिंग सेक्शन? इफ यू आर हैविंग एनी रेंटल इनकम, अगर आपको क्या हो रही है, रेंटल इनकम हो रही है किससे? हाउस प्रॉपर्टी से, तो वो टैक्सेबल होगी कहां पर? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाई। अगर आप दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं, पहली क्या है? देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, और सेकंड क्या है वहां पे? एफएलसी मस्ट बी द ओनर ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। फिर हमने कहा हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? तो हाउस प्रॉपर्टी का मतलब है आपका बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंस देयरटू। ये बिल्डिंग और लैंड अपॉर्टिनेंस देयरटू का मतलब क्या है? हमने कहा अगर आपने खाली बिल्डिंग किराए पे दी है तो इनकम कहां से मानी जाएगी? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर बिल्डिंग के साथ साथ लैंड भी किराए पे दिया है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पर अगर खाली लैंड आपने किराए पे दिया है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्डिंग में क्या क्या आएगा? क्या सिर्फ हाउस आएगा? क्या नहीं, रेसिडेंशियल हाउस भी है इसमें, ऑफिस भी है, शॉप भी है, गोडाउन भी है, आपका ऑडिटोरियम भी है, स्टेडियम भी है। तो अगर ये सारी चीजें आपने किराए पे दी हैं और अगर इससे आपको क्या हो रही है? रेंटल इनकम हो रही है, तो ये इनकम कहां पर टैक्सेबल होगी? हमारे अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। ठीक है, फिर हम आए थे किस पे? आपके डीम्ड ओनर के सेक्शन पे आए थे, सेक्शन नंबर 27। ठीक है, हमने कहा था ओनर तो भली कोई और है, पर माना क्या जाएगा? माना ये जाएगा कि ओनर कौन है? आप है। ठीक है, जो बंदा कोई और क्या है? ओनर है, तो उसको हम क्या मान रहे हैं? वो ओनर तो नहीं है, पर माना गया है कि ओनर कौन है? आप ही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डीम्ड ओनर बोलेंगे। ठीक है, पहला केस उसमें हमने देखा था क्या? अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है, तो उससे होने वाली उस हाउस प्रॉपर्टी का ओनर किसे माना जाएगा? उस इंडिविजुअल को माना जाएगा। ठीक है, देखो जो ट्रांसफर करेगा उसको हम बोलेंगे ट्रांसफरर। क्या बोलेंगे? ट्रांसफर करने वाले को हम बोलेंगे ट्रांसफरर, और जो रिसीव कर रहा है उसको हम बोलेंगे ट्रांसफरी। ठीक है, जो दे रहा है वो ट्रांसफरर, जो रिसीव कर रहा है वो ट्रांसफरी। ठीक है जी, तो किसके हैंड्स में टैक्सेबल होगा? वो ट्रांसफरर के हैंड्स में टैक्सेबल होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट सेम पॉइंट है आपका, कल जैसा ही है। तो सेक्शन 27 का डीम्ड ओनर का सेकंड पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, और वो क्या है? अगर एक इंडिविजुअल, अच्छा ये कैसे हुआ ये समझे फिर से आप। आपको कल मैंने एक टैक्स प्लानिंग बताई थी, याद होगी आपको, कैसे हस्बैंड के पास 13 लाख की इनकम थी तो उसका टैक्स बहुत ज्यादा आ रहा था, तो इसलिए उसने क्या करा? प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे करवा दी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ताकि वो इनकम जो है वो किसके हैंड्स में आ जाए? वाइफ के हैंड्स में आ जाए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ ली कि लोग ऐसे करते हैं, तो वो उसके लिए क्या लेके आ गए? उन्होंने अपना एक लॉ बना दिया कि अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस को ऐसे ट्रांसफर कर रहा है विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो फिर वो जो होने वाली जो मतलब उस प्रॉपर्टी का ओनर कौन माना जाएगा? ये बंदा माना जाएगा। और अगर ओनर ये है तो उससे होने वाली रेंटल इनकम भी किसके हैंड्स में मानी जाएगी? इसके हैंड्स में मानी जाएगी। क्लियर है ये हमने कल देखा था। अब इसने क्या करा? इसने फिर से अपना दिमाग लगाया। इसने क्या करा? इसने फिर से अपना दिमाग लगाया। किसने? इंडिविजुअल ने। तो इंडिविजुअल ने फिर से अपना दिमाग लगाया और ये क्या बोल रहा है? अच्छा वाइफ के नाम पे करूंगा तभी तो, अरे हाँ है ना, अगर वाइफ के नाम पे करूंगा तभी ना। तो उसने अपने घर के और मेंबर ढूंढे, क्या मेरे घर में और कोई मेंबर है क्या? तो ठीक है, कौन निकल के आया उसके? माइनर चाइल्ड। कौन निकल के आया उसके? माइनर चाइल्ड निकल के आया उसके। ठीक है जी, कौन निकल गया? उसके माइनर चाइल्ड। अब क्या करा इसने ये प्रॉपर्टी किनके नाम पे कर दी? बच्चों के नाम पे, मतलब इनको ट्रांसफर कर दी इसने। एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी इसने? बच्चों को ट्रांसफर कर दी विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है? एक इंडिविजुअल ने, अब हस्बैंड आइदर कैन बी अ फादर और कैन बी अ मदर, तो दोनों में से किसी ने भी एक ऐसी बिल्डिंग, एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी अपने माइनर चाइल्ड के नाम पे कर दी है विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। तो ओनर तो कौन है? बच्चे। ओनर कौन है? बच्चे। पर इससे होने वाली रेंटल इनकम अभी भी किसकी इनकम मानी जाएगी? इसी की मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि आपको हम क्या मानेंगे? डीम्ड ओनर मानेंगे आप। और अगर आप डीम्ड ओनर आप हो तो इससे होने वाली इनकम पर टैक्स भी कौन देगा? आप ही दोगे। ठीक है, तो अगर आप अपने नोट्स में देखेंगे तो फर्स्ट पेज पे तो हो गया वो, सेकंड पेज पे आप देखें वहां पे, तो वहां पे दिख रहा होगा आपको, इफ एनी इंडिविजुअल ट्रांसफर्स एनी हाउस प्रॉपर्टी टू अ माइनर चाइल्ड, टू अ
माइनर चाइल्ड, अच्छा अदर देन माइनर मैरिड डॉटर, समझ में आ रहा है क्या? माइनर मैरिड डॉटर को छोड़ के, अगर ये अपनी माइनर मैरिड डॉटर के नाम पे क्या करता है, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, तो फिर वो उसके हैंड्स में देखा जाएगा, वो इसके हैंड में नहीं आएगा फिर, ठीक है? मतलब बाल विवाह वाली लड़की, ठीक है ना, माइनर मैरिड डॉटर को अगर ट्रांसफर करी है तो फिर डीम्ड ओनर इसे नहीं माना जाएगा, ठीक है? उसको छोड़ के अगर कोई से बच्चे हैं, अगर आपने क्या करा है, उनको ट्रांसफर करी है क्या, हाउस प्रॉपर्टी, क्या ट्रांसफर करी है आपने, हाउस प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर करी है विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो आपको इस प्रॉपर्टी का क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्लियर है ये? कोई दिक्कत क्या इस पॉइंट में? एक बार रीड कर ले आप। If any individual transfer any house property to a minor child other than minor married daughter for without consideration or inadequate consideration, then such individual is treated as deemed owner. Then such individual is treated as deemed owner. ठीक है? इस इंडिविजुअल क्या माना जाएगा, उस प्रॉपर्टी का डीम्ड ओनर माना जाएगा। पहले भी यही हो रहा था, पर पहले स्पाउस वर्ड था, अब माइनर चाइल्ड है, ठीक है ना? समझ में आएगा? पहले स्पाउस था, अब माइनर चाइल्ड है आपका, ठीक है? तो ये आपका कौन सा केस हुआ, सेकंड केस हुआ। नेक्स्ट केस में मिलते हैं हम, वो क्या है आपका, देखो कुछ चीजें होती हैं जैसे कि क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गए आपके, कंपनी वगैरह हो गई, ये क्या करती हैं, कभी कभी ये घर जो है ना, हाउस, वो क्या कर देती हैं, ये अलॉट कर देती हैं। किसको अलॉट कर देती हैं? ये अपने मेंबर्स को, ठीक है जी? क्या करा गया, अगर आपने कभी सुना नहीं है क्या कि आपको कंपनी का क्वार्टर मिलेगा रहने के लिए? अरे हाँ है ना, वैसे तो थोड़ा वैसे समझ लेते हैं आप समझ सकते हैं इसको। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है या फिर क्या है, कंपनी, उसने अपने मेंबर को, मतलब कि उनके जो एम्प्लॉय जो उनके काम करते हैं, उनको उन्होंने क्या करा है, एक घर प्रोवाइड कराया है, ठीक है, अलॉट हुआ है। तो इस घर का ओनर किसे माने, कंपनी को माने, किसको माने? कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, अरे हाँ है ना? तो बोला गया कि जो इस घर का क्या है, अलॉटी, क्या है, अलॉटी, जिसको ये घर क्या हुआ है, अलॉट हुआ है, वो क्या माना जाएगा, इसका ओनर माना जाएगा। तो अलॉट किसको हुआ घर, मेंबर को, तो ओनर कौन माना जाएगा, मेंबर माना जाएगा। तो अगर इस प्रॉपर्टी से कोई भी क्या हो रही है, आपको रेंटल इनकम हो रही है, तो वो किसके हैंड्स में मतलब मानी जाएगी इनकम, वो इसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मानी जाएगी, ठीक है? तो वहां पे लिखा हुआ होगा आपका अलॉटी ऑफ हाउस, ठीक है, अलॉटी ऑफ हाउस। अलॉटी ऑफ हाउस को क्या मानेंगे हम लोग, डीम्ड ओनर मानेंगे, ठीक है? कब, हु इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, ठीक है? ये पता है क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन, ये पता है? कंपनी पता है क्या होती है, कंपनी तो सुना होगा आप लोगों ने, कंपनी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये क्या होती है, ठीक है, चैरिटी वर्क के लिए होती है, ठीक है? और गोकुल धाम सोसाइटी, कभी देखा है क्या है वो, कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो। मतलब ये क्या करते हैं, इनका एक कॉमन गोल होता है, इनका क्या होता है, कॉमन गोल होता है, मतलब अपने कम्युनिटी के लोगों को क्या करना, थोड़ा बहुत बढ़ावा देना, ठीक है? तो इसलिए वो क्या खोलते हैं भाई, कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल देते हैं वो लोग, ठीक है? बात करें आपके एसोसिएशन ऑफ पर्सन की, ये क्या होती है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज व्हाट, समवन, उन्होंने एक कुछ चीज फॉर्म करी है जस्ट बिकॉज ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। हमने क्या करना है, हमारा एक कॉमन ऑब्जेक्टिव वो पूरा होना चाहिए, इसलिए सब लोग मिलकर क्या कर लिया, उन्होंने एक चीज फॉर्म करी है, वो क्या कहलाती है, आपकी एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन कहलाती है, ठीक है? तो इन सब की अगर कुछ चीज है, इनके जो भी मेंबर्स हैं, अगर इन मेंबर्स को क्या करा गया है, घर अलॉट करा गया है, क्या करा गया है, घर अलॉट करा गया है, तो इस घर का ओनर किसे माना जाएगा, तो भाई जिसको घर क्या हुआ है, अलॉट हुआ है, वही क्या माना जाएगा, ओनर माना जाएगा। उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, अलॉटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, अलॉटी बोलते हैं। तो अलॉटी ऑफ अ हाउस, ठीक है, अलॉटी ऑफ अ हाउस क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा, ठीक है? तो वही बात लिखी हुई है, अलॉटी ऑफ अ हाउस जो कि मेंबर है, किसका मेंबर है, सोसाइटी का, कंपनी का या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, ठीक है जी? चलो
नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, बायर ऑफ हाउस विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज नेम टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम समझेंगे। ठीक है जी सर, ये है कौन, मोटू, और ये है कौन, पतलू। ठीक है, तो मोटू पतलू हो गए आपके लिए। ठीक है जी सर। सर ये कौन है, ये है मोटू और ये है पतलू। मोटू ने पतलू को एक हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल कर दी। मोटू ने पतलू को एक हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी है, सेल कर दी। ठीक है, चलो अब ये सेल कैसे हुई, यहाँ पे आप देखेंगे लाइन के दे रखी है, बायर ऑफ अ हाउस विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन हिज नेम टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, मोटू ने पतलू को ये घर तो बेच दिया, पर क्या सिर्फ घर ट्रांसफर करने से ये पतलू जो है वो इसका ओनर हो गया, नहीं हुआ। चलो ऐसे बताओ, मोटू ने ये हाउस जो है वो पतलू को दे दिया, तो क्या ये ओनर हो गया पतलू इस हाउस प्रॉपर्टी का? नहीं। आपको पता होगा प्रॉपर्टीज के क्या होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आपको ये घर, इस पतलू को ये घर अपने नाम पे क्या करवाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा आपको, रजिस्टर करवाएगा। जब तक ये घर अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवाएगा तब तक ये पतलू इस घर का मालिक नहीं कहलाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत? अब इस मोटू ने क्या करा, इस मोटू ने तो 7 अक्टूबर 2020 को ये घर क्या कर दिया, पतलू को दे दिया, पर पतलू ने अभी भी ये घर अपने नाम पे रजिस्टर नहीं करवाया है। और डेट कौन सी आ गई है, 31 मार्च 2021। ठीक है, कौन सी डेट आ गई आपके पास, 31 मार्च 2021 आ गई, मतलब प्रीवियस ईयर एंड हो गया हमारा। ठीक है, पर अभी भी पतलू ने ये घर ये रजिस्टर नहीं करवाया, पतलू ने अभी भी घर ये रजिस्टर नहीं करवाया। अब मान लीजिए इस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रही है, क्या हो रही है, इस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम हो रही है, तो वो रेंटल इनकम, इनकम टैक्स वाले तो क्या करेंगे, किसी तो टैक्स लेंगे ना, वो टैक्स किससे ले पाएंगे, वो उससे जो इस घर का क्या होगा, ओनर होगा। अरे हाँ या ना? तो बताइए किसके हैंड में क्लब, मतलब किसको ओनर माना जाए, मोटू का माना जाएगा। क्यों? पर उस बेचारे ने तो ट्रांसफर कर दी ना। तो यहां पर यही बात तो बोली गई है, बायर ऑफ अ हाउस पढ़ेगा, बायर ऑफ अ हाउस को क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा ऐसा घर विच इज नॉट रजिस्टर्ड इन द नेम टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। आई क्या बात समझ में? अरे हाँ है ना? किससे माना जाएगा, पतलू को माना जाएगा, बायर ऑफ द हाउस को। ठीक है, क्योंकि ये क्या बोलेगा यार, मैं तो फ्री हो गया ना। अब वो 1 साल तक अगर रजिस्ट्री और नहीं करवाया वो, तो क्या सारी रेंटल इनकम मेरी है क्या? नहीं, इसलिए हमने क्या बोला, बायर ऑफ द हाउस। ठीक है, कब तक, अगर आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई है तो, कब तक, टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर तक। क्लियर है ये? तो कौन कौन से केसेस आए थे हमारे सामने, रिपीट कर लेते हैं एक बार। सबसे पहला केस आया क्या, इंडिविजुअल ने ट्रांसफर कर दी है हाउस प्रॉपर्टी स्पाउस के नाम पे विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो उस घर का ओनर कौन माना जाएगा, इंडिविजुअल माना जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या, किसी इंडिविजुअल ने ट्रांसफर कर दी है हाउस प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन अपने माइनर चाइल्ड के नेम पे, एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर, उसको छोड़ के, तो ओनर कौन माना जाएगा, इंडिविजुअल माना जाएगा। ठीक है, कोई मेंबर है कहां का, कोऑपरेटिव सोसाइटी का, कंपनी का या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन का, उसको क्या करा गया है, एक घर अलॉट करा गया है, तो उस घर का ओनर कौन माना जाएगा, वो अलॉटी माना जाएगा, जिसको घर क्या हुआ है, अलॉट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखा हमने भाई, बायर ऑफ अ हाउस। ठीक है, बायर ऑफ अ हाउस को क्या माना जाएगा आपका, डीम्ड ओनर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा। कब, जब उसने घर तो खरीद लिया पर अपने नाम पे रजिस्ट्री नहीं करवाई है टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है जी, चलो ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अपन केस, ये हटा दूं मैं, चलो नेक्स्ट देख ले अपन, हाँ है ना? देखिए
ये कौन है? लाला। और ये एक नॉर्मल इंसान है, ठीक है। लाला के पास क्या है? एक लैंड है। लाला के पास क्या है? एक लैंड है। ये लैंड खाली पड़ा हुआ है। तो भाई इस व्यक्ति ने कहा, लाला लाला आपका जो ये लैंड है ये क्या है? खाली पड़ा हुआ है, तो क्या मैं इसे लीज पे ले लूं? ये पता है ना लीज पे देते हैं लैंड, हाँ है ना। तो क्या मैं इसे लीज पे ले लूं? लाला ने कहा ले लो। तो लाला ने अगर अपना लैंड लीज पे दिया है तो लाला को क्या बोला जाएगा? लेसर। और ये व्यक्ति क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका लेसी, ठीक है। ये कौन है? लेसर। और ये कौन हो गया? लेसी हो गया, ठीक है। चलो जी, अब इसने क्या करा? ये लैंड किसका? लाला का है। पर इसने क्या करा? इसने इस लैंड पे बिल्डिंग खड़ी कर दी। इसने क्या करा? इस लैंड पे बिल्डिंग खड़ी कर दी। कोई दिक्कत नहीं। इस बिल्डिंग से क्या आना चालू हो गया? रेंटल इनकम चालू हो गई आना। तो भाई इनकम टैक्स वाले तो परेशान हो गए, अरे हाँ है ना, इनकम तो हो रही है, टैक्स किससे ले? लेसर से ले कि लेसी से ले? क्लियर? तो हमने कहा भाई आप टैक्स उस व्यक्ति से ले सकते हो जो कि क्या है? इसका ओनर है, ठीक है। अब बताओ ओनर कौन है? लेसी, ठीक है, लाला हुआ, ठीक है। चलो, तो ओनर तो पता नहीं, पर ओनर माना किसे जाएगा? डीम्ड ओनर इसे माना जाएगा, ठीक है। डीम्ड ओनर किसको माना जाएगा? इसको माना जाएगा, क्योंकि लाला का क्या है? सिर्फ लैंड है। लाला ने सिर्फ लैंड लीज पे दिया है, ठीक है। लाला को जो लैंड लीज पे देने से इनकम हो रही होगी वो तो लाला के कौन से हैंड में, कौन से हेड में आएगा? वो हाउस प्रॉपर्टी में ही आएगा। लैंड को किराए पे देंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, ठीक है। पर इस बिल्डिंग से रेंटल इनकम, तो इस बिल्डिंग के लिए ओनर किसको माना जाएगा? लेसर को कि लेसी को? लेसी को माना जाएगा। तो इससे होने वाली रेंटल इनकम पे टैक्स कौन देगा? ये लेसी पे करेगा। क्यों? हाँ, इसके में तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा ना, क्योंकि ये बिल्डिंग है पूरी की पूरी, ठीक है जी। तो देख लें आप, लेसी वेयर हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज रेंट। लेसी वेयर हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन लीज रेंट, ठीक है। तो आपके वहां पर डायग्राम भी बना हुआ होगा सेम ऐसा, ठीक है जी। तो कोई दिक्कत इसमें नहीं। ओके, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं हम। अच्छा, मैंने एक पॉइंट छुड़वा दिया है इसका बीच का, तो उसे आपको टच नहीं करना है, वो आपको छोड़ना ही है। ओके, आइए, ये है एक प्रॉपर्टी। ये क्या है? एक प्रॉपर्टी, ठीक है। ये है अजय और ये है विजय। ये दोनों क्या है? भाई भाई हैं, ठीक है। इन दोनों भाई भाई में इस प्रॉपर्टी को लेकर क्या चल रहा है? लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है क्या? ये प्रॉपर्टी मेरी है। ये क्या बोल रहा है? ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो क्या चल रही? दोनों में लड़ाई चल रही, ठीक है। पर ये प्रॉपर्टी जो है क्या कर रखी है इन्होंने? किराए पे दे रखी है। तो इससे क्या आ रही है? रेंटल इनकम आ रही है। अरे हाँ है ना। अब रेंटल इनकम जिसके पास आ रही है तो इनकम टैक्स और टैक्स मांगेंगे। किससे लेंगे? जो ओनर है। अब दोनों ही क्या कर रहे हैं? लड़ाई कर रहे हैं। तो बताइए किसके पास जाएगा ये? डीम्ड ओनर किसे माने? वो जिसके नाम पे होगा। तो लड़ाई तो दोनों ही कर रहे हैं ना भाई, नाम दोनों के भी नहीं है। अगर इसके नाम पे होती, तो लड़ाई क्यों होती? समझ में आ रहा है क्या बात? बट अगर लड़ाई तो हो रही है तो क्या करें इस केस में? चलो जी, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं। 50-50 का केस, आधा पॉइंट बताइए, कुछ नहीं होगा तो पूरा ही होगा, ठीक है ना। ऐसा केस है ये। तो देखें यहाँ पे क्या चीज बोली गई है। माना कि घर में लड़ाई चल रही है, बस कोई तो इसकी देख रेख कर रहा होगा, कोई तो इसकी देख रेख कर रहा होगा। तो जो बंदा इसकी देख रेख कर रहा है उसे क्या मान लेंगे हम? इसका ओनर मान लेंगे। दोनों नहीं कर रहे होते ना, ये नहीं होता, दोनों नहीं कर रहे होते। ना ना ना, जो इसका प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहा है, जो अंदर इसका प्रॉपर मेंटेनेंस कर रहा है वही। भाई मेंटेनेंस आप देखना कभी भी एक जने के पास भी होगा, दोनों कभी भी अगर एक ने करवा रखा है तो दूसरा क्यों करवाएगा उसमें मेंटेनेंस? बताओ मेरे को, ठीक है। तो मेंटेनेंस हमेशा एक जना ही करवा रहा होगा इसमें, ठीक है। मेंटेनेंस हमेशा कौन करवा रहा होगा? एक जना ही करवा रहा होगा। तो जो भी होल्डर होता है, क्या होता है? होल्डर किसका? डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का। जो भी क्या है? होल्डर है किसका? ये कैसी प्रॉपर्टी है आपकी? डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। तो जो भी क्या है इसका होल्डर होगा,
मतलब जो भी इस प्रॉपर्टी में रह रहा है, समझ में आ रहा है ना, मतलब वो रह रहा है, पर लड़ाई तो फिर भी हो रही है। वो रोज आके गाड़ी खड़ी करके आवाज लगाता है, घर खाली कर, घर में मैं रहूंगा, ये तो कोई तो रह रहा है ना इसमें, या फिर तो वो, या फिर जिसके पास क्या है, इसकी देख रेख करने की क्या है, जिम्मेदारी है। अच्छा, आप बोल रहे सर इसकी देख रेख भी कोई नहीं कर रहा। अगर इसकी देख रेख कोई नहीं कर रहा तो ये क्या पड़ा होगा, बिल्कुल बंजर। और बंजर में कोई रेंटल इनकम हो रही होगी फिर उससे? नहीं हो रही होगी ना। बहुत सारे हॉस्टल्स ऐसे होते हैं जो बने हुए हैं, ठीक है, उसकी एक जना तो क्या कर रहा है, मेंटेनेंस कर रहा है, पर एक जना क्या आके कर रहा है, उसमें लड़ाई कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो वही कोई तो मेंटेनेंस कर रहा है ना उस प्रॉपर्टी की, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, होल्डर ऑफ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, जो भी क्या कर रहा है, वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखी है या फिर उसकी मेंटेनेंस कर रहा है, वही क्या माना जाएगा, इसका ओनर माना जाएगा, डीम्ड ओनर माना जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा सेक्शन 27 खत्म होता है डीम्ड ओनर वाला। क्या है यहाँ पर, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, कितने प्रकार की हाउस प्रॉपर्टी हमारे यहाँ होती है। देखो, अगर हम बात करें ऐसे घर की, एक ऐसी हाउस प्रॉपर्टी है जो हमने रेंट पे दे नहीं रखी, हम ओनर तो हैं उसके, हमारे पास प्रॉपर्टी भी है, पर उससे रेंटल इनकम ही नहीं है, तो उस प्रॉपर्टी को आप क्या बोलेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रह रहे हैं, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप खुद रह रहे हो, आप खुद स्टे कर रहे हो, उसको हम क्या बोलेंगे, आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी बोलेंगे। और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे कभी भी कोई रेंटल इनकम होगी क्या? और जब जिस घर में आप खुद रह रहे हो, हम खुद को तो रेंट पे नहीं कर रहे होंगे, ठीक है, तो उसमें आपको कभी भी इनकम नहीं होगी, ठीक है। चलिए, एक आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपने क्या कर रखी है, किराए पे दे रखी है। क्या कर रखी है आपने, किराए पे दे रखी है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने किराए पे दे रखी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमने किराए पे दे रखी है, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे आपके सामने फुल फॉर्म लिख दूं। LOP का मतलब क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी, और SOP का मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है जी, क्लियर है ये। चलो, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस प्रॉपर्टी को मैंने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करा है, लेट आउट प्रॉपर्टी, और यहां पे आप इसको कर सकते हैं कैसा, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, ठीक है जी। चलिए, हाउस प्रॉपर्टी का पहला क्या है, लेट आउट प्रॉपर्टी। अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो वो तो हमेशा क्या है, टैक्सेबल ही रहेगी। दिस प्रॉपर्टी विल ऑलवेज बी टैक्सेबल। इस पे तो आपको टैक्स पे करना ही है, मतलब इसके लिए आपको इनकम एनुअल वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। क्लियर है ये, ठीक है। बात करते हैं कैसी प्रॉपर्टी, जो कैसी है आपकी, सेल्फ ऑक्यूपाइड है। क्या है आपकी, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी को आप दो तरीके से यूज कर सकते हो। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो मैंने किराए पे नहीं दे रखी, पर उसका दो तरीके से क्या है, यूज है। आई एम यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर माई रेसिडेंशियल पर्पज, हाँ है ना, तो वो क्या हो जाएगी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रेसिडेंस वाली। एंड आई एम यूजिंग दैट प्रॉपर्टी फॉर माई बिजनेस पर्पज, तो वो क्या हो जाएगी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर योर बिजनेस पर्पज। क्लियर है ये, हाँ है ना। आपने बहुतों के घर में बिजनेस होते हुए देखा ही नहीं देखा, अपने घर में उन्होंने बिजनेस खोल रखा है, वो क्या चला रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस रन कर रहे हैं उसी प्रॉपर्टी में, तो वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उनकी। हाँ जी, उसमें क्या कर रहे हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। उसे क्या कर देना है, हमें टोटली इग्नोर कर देना, ठीक है। वो हमारे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलो, फिर हम किस पे आए, हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो भी कैसी, रेसिडेंशियल वाली। अब हम देखेंगे कि आपके पास सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी कितनी है, ऐसी कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो आपने क्या कर रखी है, इन्वेस्ट करके रख रखी है, आपने उसको किराए पे नहीं दे रखा। अगर आपके पास सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास क्या है, सिर्फ एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी आपकी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी, मतलब उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कब, अगर मेरे पास क्या है, एक हाउस, एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, एंड आई एम यूजिंग दैट फॉर व्हाट, रेसिडेंशियल पर्पस। पर अगर सर एक से ज्यादा है तो क्या करें, अगर एक से ज्यादा है फिर क्या करने का, तो एक से ज्यादा कितनी है, सर दो प्रॉपर्टी है मेरी, क्या है मेरी,
दो प्रॉपर्टी हैं, तो दोनों को हम क्या मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, दोनों को क्या मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड। दोनों अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गई तो क्या हो गई, वो भी फिर एग्जेम्प्ट हो गई ना, अरे हाँ है ना, ठीक है। पर अगर सर मेरे पास तीन प्रॉपर्टी है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम इनमें से सिर्फ दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेंगे और एक प्रॉपर्टी को हम क्या मानेंगे, DLOP मानेंगे। सो व्हाट डू यू मीन DLOP, डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी। आपने भले वो बिल्डिंग प्रॉपर्टी किराए पे नहीं दी है, पर माना जाएगा कि आपने वो बिल्डिंग किराए पे दी है। समझ में आ रहा है क्या, माना जाएगा कि आपने वो बिल्डिंग किराए पे दी है। ये कब, जब आपने दो से ज्यादा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या कर रखी है, होल्ड कर रखी है, ठीक है। समझेंगे कैसे, मान लीजिए मैं रहता हूं कोटा में, कोटा में मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, दिल्ली में मेरे पास एक प्रॉपर्टी है और मुंबई में मेरे पास एक प्रॉपर्टी है। तो मेरे टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो गई, तीन। अब मैं कह रहा हूं तीनों मैंने किराए पे नहीं दे रखी, मेरी में इन्वेस्टमेंट करके मैंने रख रखी है। मैंने क्या कर रखा है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रखा है मैंने, और मैंने किराए पे नहीं दे रखी। जब किराए पे नहीं दे रखी तो ये लेट आउट प्रॉपर्टी हुई क्या, नहीं हुई। जब किराए पे दी ही नहीं रखी तो ये लेट आउट प्रॉपर्टी नहीं है। ये कैसी प्रॉपर्टी है, सारी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हम कहेंगे इनमें से कोई सी भी दो प्रॉपर्टी को क्या मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और एक को क्या मानेंगे, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मानेंगे। अगर आपने एक प्रॉपर्टी को डीम लेट आउट मान लिया है तो फिर उस पर तो क्या पे करना पड़ेगा आपको, तो वो प्रॉपर्टी तो कैसी है, आपकी टैक्सेबल है, ठीक है। और बाकी दो क्या है, एग्जम्प्ट है, क्योंकि वो क्या है, आपके सेल्फ ऑक्यूपाइड है। अब प्रश्न क्या होता है हमारे सामने, क्वेश्चन ये है सर कौन सी प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने, कौन सी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने और कौन सी एक प्रॉपर्टी को DLOP माने, मतलब कि डीम लेट आउट प्रॉपर्टी माने। तो ये चीज इनकम टैक्स वालों ने असेसी के ऊपर छोड़ रखी है। किसके ऊपर छोड़ रखी है, असेसी के ऊपर, कि तेरी मर्जी पड़े तो किन्हीं भी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान और एक को क्या मान, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी मान। फिर तो वो अलग अलग असेसी हो गए ना, यहां पर हम सिर्फ एक असेसी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर तो वो अलग अलग असेसी हो गए, तो उनका मतलब ही नहीं है, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट सिंगल असेसी, उसके नाम पे तीन चार प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। तो एक बार बताइए, अगर ये हम असेसी के ऊपर छोड़ दें कि तू किसी भी दो प्रॉपर्टी को क्या मान, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक को क्या मान, डीम लेट आउट मान, ठीक है। तो असेसी कौन सी दो प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानेगा, जिस पे ज्यादा टैक्स निकल के आ रहा होगा उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लेगा। अरे हाँ है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते ही वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और जिससे सबसे कम टैक्स आ रहा होगा उसको क्या मान लेगा, वो डीम लेट आउट मान लेगा। तो इसके बेसिस पे भी हम एक क्वेश्चन करेंगे आपके सामने, ठीक है। तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये। अभी बस मैं आपका एक बेस डेवलप करता हुआ चल रहा हूँ, और अभी आपको थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा कि यार क्या चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा, अपने तो सब ऊपर से जा रहा है, बट थोड़ा ये रहेगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अगर अभी एफर्ट डाल देंगे अपन तो अब उनको ये बाद में क्वेश्चन करने में काफी अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कंसेप्ट है। अच्छा पहले बता दें आपको, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते थे, बाकी सबको डीम लेट आउट, पर अब क्या हो गया, दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड, बाकी सब डीम लेट आउट। ना 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 ना, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड होगी तो एग्जाम हो गया ना टैक्स उस पर। हर किसी की कॉस्ट सेम होगी, मतलब प्रॉपर्टी की, ऐसे कैसे, कोटा में, दिल्ली में, मुंबई में प्रॉपर्टी की रेट अलग अलग होंगी, ठीक है। और अभी क्या वो बताओ, रेंट अगर देखा जाए तो जगह जगह फर्क नहीं पड़ेगा रेंट का, तो रेंटल इनकम भी आपको हर जगह से अलग अलग होगी, ठीक है, वो चीज भी है। दूसरी, अभी हम एक मेथड देखेंगे निकालना कि भाई कैसे टैक्स कंप्यूट करा जाता है। अभी तो आपको बस मैंने बताया है, ठीक है। अब हम क्या निकालना सीखेंगे, इनकम निकालना सीखेंगे कि हमें इनकम कैसे निकालनी है, ठीक है जी, क्लियर है ये। चलो तो यहाँ पर हमारा ये खत्म हुआ है टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की हम लोग इनकम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपके सामने यहाँ पे तीनों तरीके की प्रॉपर्टीज ले ली है, ठीक है। तीन टाइप की प्रॉपर्टी है आपके पास, कौन कौन सी, सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट और डीम लेट आउट, ठीक है। चलो आप एक एक चीज को बड़े ध्यान समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले हमें देखना है क्या,
म्युनिसिपल वैल्यू या फिर फेयर रेंट। सर ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा क्या? हाँ जी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी। ठीक है। अच्छा एक बार बता दूं मैं आपको, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत हम सिर्फ किसके लिए करेंगे? लेट आउट के लिए और डीम लेट आउट के लिए। ठीक है जी। तो आपकी लेट आउट प्रॉपर्टी की पहले क्या देखेंगे आप? म्युनिसिपल वैल्यू देखेंगे और क्या देखेंगे आप? फेयर रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट। ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करके यहां पर आपके पास क्या आ जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? एक्सपेक्टेड रेंट 1। तो ये कैसे निकलेगा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। इन दोनों में से जो भी क्या होगा आपका ज्यादा होगा वो क्या बन जाएगा? आपका एक्सपेक्टेड रेंट 1 बन जाएगा। ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रेंट 1 क्या होगा? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर। जो भी इन दोनों में से क्या होगा ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेक्टेड रेंट 1 हो जाएगा। सर म्युनिसिपल वैल्यू क्या होती है? आप नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपके लिए। इट मींस वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर म्युनिसिपैलिटी वैल्यू। ठीक है। देखो हर किसी के म्युनिसिपल एरिया की प्रॉपर्टी की वैल्यू अपनी अलग अलग होती है। क्लियर है या नहीं? तो वो जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो ये क्या सर हम ढूंढने जाएंगे कहीं पे? नहीं, ये आपको गिवन होगी किसमें? क्वेश्चन में। ठीक है। फेयर रेंट क्या होता है वो भी देख लें आप। इट मींस रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी इन सेम लोकेलिटी। इट इज ऑल्सो नोन एज रीजनेबल रेंट और रीजनेबल लेटिंग वैल्यू। ठीक है जी। सेम तरीके की प्रॉपर्टी की सेम लोकेलिटी में क्या रेंट है वही क्या कहलाएगा? आपका फेयर रेंट कहलाता है। ठीक है जी। तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेक्टेड रेंट 1। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर वो क्या होगा? आपका एक्सपेक्टेड रेंट 1। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रेंट 1 को हम लोग कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे? स्टैंडर्ड रेंट से। किनसे कंपेयर करेंगे जी? स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करेंगे। ठीक है जी। स्टैंडर्ड रेंट का मतलब क्या होता है वो देख लें आप। इट मींस रेंट एज पर रेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है जी। सॉरी, रेंट कंट्रोल एक्ट। समझ में आया क्या भाई? स्टैंडर्ड रेंट किसी बिल्डिंग का इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? ठीक है। ये तो क्या था? हमने सेम एरिया में सेम लोकेलिटी के बेसिस पे सेम बिल्डिंग का क्या रेंट है उसको हमने बोला फेयर रेंट। ये क्या है? रेंट एज पर लॉ। ठीक है। कौन सा लॉ है आपका? रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत किसी बिल्डिंग का रेंट इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है? आपका स्टैंडर्ड रेंट। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं आपको ज्ञान पेल रहा हूं बस और कुछ नहीं। ये म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, फेयर रेंट क्या होता है, स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है। ठीक है। आप एकदम एग्जाम में आएगा तो आपको सीरीज सिलेबस क्या करना है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट 1 हमारा। वो नहीं पूछने वाला आपसे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। मैं जस्ट फॉर योर व्हाट नॉलेज में आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। तो अगर किसी मूवमेंट पे आपको लगे कि सर ये रहने दो, आप डायरेक्टली बताओ तो मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगा। ठीक है। चलो, तो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर वो क्या है? आपका एक्सपेक्टेड रेंट 1। फिर हम क्या लेके आए? स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है। अब एक्सपेक्टेड रेंट 1 और स्टैंडर्ड रेंट इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने से हमारे पास क्या आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट 2 आने वाला है। फिर ये कैसे निकलेगा? एक्सपेक्टेड रेंट 1 या फिर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। दोनों में से क्या है? जो भी छोटा है, कम है। ठीक है। वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेक्टेड रेंट 2 हो जाएगा। ठीक है जी। क्लियर है? ये कोई दिक्कत इसमें? पक्का? ठीक है। इसके नेक्स्ट जो आएगा वो क्या है? आपका एक्चुअल रेंट। क्या आएगा इसके बाद? एक्चुअल रेंट। और इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा आपको इसके लिए? एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ठीक है।
तो ये वर्किंग नोट अब हम कब करेंगे कंटिन्यू, कल की क्लास में इसे हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर ही देखते चल रहे हैं, क्या हमने क्या बोला, फॉर्मेट क्या है हमारा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, वो क्या हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट 1। अब इसे हम कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से, तो एक्सपेक्टेड रेंट 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, वो क्या हो जाएगा आपका एक्सपेक्टेड रेंट 2 हो जाएगा। क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसके बाद हम कंपेयर करेंगे इसको किससे, एक्चुअल रेंट से। ये हम करेंगे कब, कल कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो कल हम यहां से ही क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे।